Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed warrant of arrest and summon procedure. कि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में लाना है तो पहले उसको सम्मन जारी होगा और जब सम्मन से कोई व्यक्ति ना आए तो उसके लिए अरेस्ट वारंट भी इशू किया जा सकता है। अगर अरेस्ट वारंट इशू करने की बात आती है तो अरेस्ट वारंट क्या होता है, जब एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, अरेस्ट वारंट से भी किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा जा सका है तो उस मामले में फिर पुलिस जो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव हो जाता है कि वो व्यक्ति को वारंट इशू किया गया था, वो भाग चुका है या वो अपने आप को कहीं छिपा रहा है और वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो फिर कोर्ट क्या करती है, प्रोक्लेमेशन करती है। प्रोक्लेमेशन करेगी, एक तरीके से मुनियादी करवा देगी कि उस व्यक्ति को जो है अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होता तो उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये लास्ट प्रोसीजर होता है, जब कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता तो उसका ये प्रोसीजर फिर कोर्ट के अंदर फॉलो किया जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं क्या कुछ है ये। अगर हम इसकी बात करें, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट सी पार्ट है, ये चैप्टर 6 का पार्ट है। तो 82 बात करता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग, जो व्यक्ति भाग चुका है, भगोड़ा हो चुका है, उसके लिए या वो बचना चाह रहा है कोर्ट में आने से। तो इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, सबसे पहली चीज रीजन टू बिलीव है, कोर्ट को अगर रीजन टू बिलीव है वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, कि चाहे एविडेंस हुए या नहीं हुए या उसके पास एविडेंस थे कोर्ट के पास या नहीं थे, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट होम वारंट हैज बीन इशूड बाय इट हैज अब्सकॉन्डेड, वो भाग रहा है, अपने आप को कंसील कर रहा है, छिपा रहा है, सो दैट सच वारंट कैन नॉट एग्जीक्यूटेड, तो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उस मामले में सच कोर्ट में पब्लिश ए रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट स्पेसिफाइड प्लेस। एक रिटन प्रोक्लेमेशन जो है कोर्ट या तो कोर्ट के बाहर नोटिस दे देगी या न्यूज़पेपर में दे देगी कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्लेस पर और स्पेसिफाइड टाइम पर वो पहुंच जाए, जिसमें क्या 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, 30 दिन से कम का टाइम नहीं दिया जाएगा। जिस दिन पब्लिशिंग होगी वो प्रोक्लेमेशन, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लोज कहता है द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश, किस तरीके से उसे पब्लिश किया जा सकता है, इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस, किसी भी विलेज या किसी भी शहर, किसी भी कस्बे जहां वो नॉर्मल रह रहा है, उसके आसपास पंचायत घर है या कोई सरकारी ऐसा दफ्तर है उस एरिया का जहां पर आम पब्लिकली डीलिंग होती है, तो उस जगह पर जो है उसको लगाया जा सकता है। ये शेल वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, मैंडेटरी है, ये करना जरूरी है। द शेल वर्ड जो है स्पेशली हमें बताता है जहां भी शेल वर्ड का यूज होता है इसका मतलब ये काम मैंडेटरी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, कोर्ट भी इसको अवॉइड नहीं करेगी। और जहां पर मे वर्ड है वहां पर कोर्ट की क्या है, इच्छा होती है, तो मे वर्ड में कोर्ट की इच्छा है। तो अगर हम बात करें पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में वो लगाएगी, इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस, उसके घर के बाहर भी लगा सकती है, लगाएगी और सच ऑर्डिनरी पर्सन वहां पर रह रहा हो। ए कॉपी देयरऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस में भी लगाएगी। द कोर्ट में ऑल्सो, अगर कोर्ट को लगता है कि इफ इट थिंक्स फिट, अगर कोर्ट को ये सही लगता है, डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश इन अ डेली न्यूज़पेपर में भी उसे पब्लिश करवा सकती है, जो सर्कुलेट होता है उस एरिया में जहां पे वो व्यक्ति रह रहा है। ऐसा नहीं कि उस एरिया में कोई लोकल न्यूज़पेपर आ रहा है जैसे दैनिक भास्कर वगैरह और वहां पर हम हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में कोई भी प्रोक्लेमेशन करते हैं तो वो कोई वैल्यू नहीं रखेगा। ये क्या है, एक ऑल्टरनेटिव है, कोर्ट को लगे तो वो कर सकती है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अगर हम थर्ड क्लॉज की बात करें, थर्ड क्लॉज ये बात कहता है कि अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट, जो स्टेटमेंट कोर्ट के द्वारा राइटिंग में दी गई है जिसमें प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, टू द इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड, जो प्रोक्लेमेशन है वो पूरी तरह से ढंग से पब्लिश हुई होगी, ऑन ए स्पेसिफाइड डे, किसी भी विशेष दिन, इन द मैनर, जो क्लोज 1 जो है 2(1) का 2 जो क्लोज 1 है ये वाला, इसकी बात कर रहा है कि इसके तहत अगर मान लो कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस माना जाए, अगर मान लो इस प्रकार का प्रोक्लेमेशन है तो उसे क्या माना जाएगा, इट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, उसको बाद में रिबट नहीं किया जा सकता। कंक्लूसिव का मतलब है कि रिबट नहीं होगा। वेयर ए प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन एक्यूज, अगर मान लो कोई भी प्रोक्लेमेशन ऐसा इशू हुआ है, ऐसा पब्लिश कर दिया गया है जो इन सेक्शंस के क्राइम से रिलेटेड था कोई व्यक्ति, एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर, अगर वो व्यक्ति जो है स्पेसिफाइड प्लेस पर
नहीं पहुंच पाता, द कोर्ट क्या करेगी, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी करेगी और ये सोचेगी कि प्रोनाउंस कर देगी कि वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, अब उसे भगोड़ा घोषित कोर्ट कर देगी कि प्रोक्लेम था, प्रोक्लेमेशन दे दी है, तब उसे प्रोक्लेम ऑफेंडर कह दिया गया क्योंकि वो भगोड़ा हो चुका है, तो उसे अब कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि वहां पर वो भगोड़ा उसे ना कहा जाए। फिफ्थ जो क्लोज है वो कहता है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2(3) shall apply to a declaration made by the court under subsection 4. Subsection 4 में जो declaration है as they apply to the proclamation published under section 1, तो ये सारे के सारे प्रोविजन जो है उस डिक्लेरेशन पे अप्लाई होगा। तो ये फिफ्थ क्लोज जो है ये बात कहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री मैच से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें जो स्पेसिफिकली टाइम पीरियड की भी बात हो जाती है कि कितने दिन का टाइम पीरियड है, तो उसको भी आप हाईलाइट कीजिए कि जब प्रोक्लेमेशन करेगा, नोटिस देगा, तो 30 दिन का टाइम पीरियड है, 30 दिन के अंदर अंदर जो है व्यक्ति को वहां पहुंचना पड़ेगा। ये तो हो गया प्रोक्लेमेशन। अब प्रोक्लेमेशन दे दिया, बुनियादी करवा दी, अखबारों में लगा दिया, कोर्ट हाउस में लगा दिया, हर जगह वो एक तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, अब भी वो व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच करेगी। The court issuing a proclamation under section 82 may for regions to be recording, regions रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में, at any time after the issue of the proclamation order the attachment, इसमें क्या है, at any time order the attachment of any property, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल है, बोथ है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से रिलेटेड है उसको क्या कर सकती है, वो अटैच कर देगी। provided that where at the time of issue the proclamation the court is satisfied, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है by the affidavit और otherwise affidavit या किसी और तरीके से that the person, जो व्यक्ति है, in relation to whom the जिससे संबंध में प्रोक्लेम इशू हुआ है, वो पूरी तरह से प्रॉपर्टी डिस्पोज करने वाला है या वो उस प्रॉपर्टी को रिमूव करेगा, लोकल जुरिडिक्शन से कहीं और खरीदेगा, तो इट में ऑर्डर द अटैचमेंट साइमल्टेनियसली विद इशू। इसमें क्या कर सकता है कोर्ट, साइमल्टेनियसली जब प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर देगा उसके साथ साथ ही अटैचमेंट का ऑर्डर भी कोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्लोज कहता है कि सच ऑर्डर शैल ऑथराइज, जो ऑर्डर जो है ऊपर इशू किया गया अटैचमेंट का साथ में प्रोक्लेमेशन के साथ साथ, सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर करेगी। एंड इट शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट शैल एंडोर्स द डीएम, या तो अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में है तो उसी डिस्ट्रिक्ट में करेगी, अदरवाइज उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो वो क्या करेगी, एंडोर्स कर देगी, उस एरिया के डीएम के पास भेज देगी रिटर्न नोटिस कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको आप अटैच कर लीजिए। थर्ड क्लोज बात करता है, इसमें डीएम वर्ड इंपॉर्टेंट है तो डीएम वर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हो। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच, जिस प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात की गई है, इट अ डेट, डेट का मतलब है कहीं पर वो पहले से गिरवी रखी गई है, मान लीजिए उस पर लोन वगैरह लिया गया है, और अदर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी द अटैचमेंट दिस शैल बी मेड, तो अटैचमेंट किस तरीके से होगा, अगर वो प्रॉपर्टी डेट और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या माना जाएगा, पहले उसको सीजर किया जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा, रिसीवर कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, वो सारी प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा। बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रोक्लेम पर्सन और एनी वन ऑफ हिज बिहाफ, राइटिंग में ऑर्डर दे देगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी की जो डिलीवरी है वो आगे ना हो पाए। बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड, अगर इनमें सारे मेथड भी अप्लाई कर सकती कोर्ट और कोई भी दो मेथड भी कोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकती है। अगर हम अब बात करें फोर्थ क्लोज की, फोर्थ क्लोज इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल, अटैचमेंट किस तरीके से होगी, शैल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रिवेन्यू, जो स्टेट गवर्नमेंट के लैंड पेइंग रिवेन्यू जो होता है, मेनली जो तहसीलदार वगैरह होता है, जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, जिसे डीसी बोला जाता है, तो उन मामलों में उस एरिया में अगर वो सिचुएट है तो वो क्या करेगा, तो उस एरिया में वहां पर जो भी लैंड रिवेन्यू को होल्ड कर रहा है वो वहां पर पोजेशन ले लेगा, उसका रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है, और या राइटिंग में प्रोहिबिट कर देगा कि किसी प्रकार का रेंट वगैरह उस प्रॉपर्टी से देना है तो उसके बिहाफ पे दिया जाए, और कोई और भी मेथड अगर कोर्ट को लगे तो अप्लाई कर सकता है। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच, जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया वो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक का मतलब है कि कोई जानवर है, कोई गाय भैंस वगैरह है, या पेरिशेबल नेचर है, या ऐसी कोई सब्जियों का झुंड था, सब्जियों का ग्रुप था जो पेरिशेबल नेचर है, जो खत्म हो सकता है, खराब हो सकती है वो चीज,
द कोर्ट में इफ थिंक इट, अगर कोर्ट को लगता है तो वो इमीडिएट सेल कर देगी उस प्रॉपर्टी का, और सेल जो है, एंड इन सच केस द प्रोसीड्स ऑफ द सेल शैल अबाइड द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को जो वो मानेगी। द पावर, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी जो रिसीवर की होगी वो सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके किया जाएगा। तो एक तरीके से पहले जो सेक्शन 82 बात कर रहा था वो बात कर रहा था प्रोक्लेमेशन ऑफ अब्सकॉन्डिंग पर्सन, अब्सकॉन्डिंग जो है उसकी प्रोक्लेमेशन की बात कर रहा है, और फिर बाद में उसमें प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। अब जो ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन उनके लिए है जो अपनी प्रॉपर्टी को वहां से रिलीज करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए क्लेम करेंगी। तो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट, उस अटैचमेंट की, इसे फोर्थ पार्टी ऑब्जेक्शन भी बोला जाता है। इफ एनी क्लेम इज प्रेफर टू, अगर मान लो जो प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई उससे किसी का कोई क्लेम बन रहा है, किसी फोर्थ पार्टी का कोई क्लेम बन रहा है, और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट एनी प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सेक्शन विद इन 6 मंथ, ये टाइम पीरियड है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट। उस अटैचमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर कोई व्यक्ति जाके कोर्ट में क्लेम कर सकता है, ऑब्जेक्शन भी कर सकता है उस अटैचमेंट का कि ये प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की नहीं थी जो प्रोक्लेम्ड है, बल्कि ये प्रॉपर्टी किसी और की है। तो ये क्लेम और ऑब्जेक्शन किसके द्वारा होगा? बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड, कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं हो सकता। ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट, कि जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसका एक इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, एंड दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लायबल, इसके इंटरेस्ट को जो अटैच नहीं किया जाना चाहिए। द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड, फिर उसके बाद जो भी क्लेम उसको इंक्वायरी की जाएगी, और फिर कोर्ट देखेगी कि उसके पूरे को अलाउ करना है या डिस अलाउ करना है, वो सारा का सारा फिर कोर्ट उसमें मैनेज करेगी। प्रोवाइजो कहता है कि एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड, अगर मान लो जो पीरियड 6 मंथ का जो पीरियड था उसी पीरियड के अंदर अगर मान लो कि किसी व्यक्ति ने क्लेम कर दिया है, ऑब्जेक्शन अराइज कर लिया है उस मामले में, तो क्या होगा? इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर विद कंटिन्यूड, जो भी क्लेम किया गया है तो कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया था, अब उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस डेथ के मैटर में क्या होगा? वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो एलआर्स हैं उसके थ्रू जो है वो अब कंटिन्यू होगा। सेक्शन 84 का क्लोज टू कहता है क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय विच द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इशू, कि जिस ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट का जो इश्यू किया गया था, या इफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर एन ऑर्डर, या मान लो 83 क्लोज 2 का जो एंडोर्समेंट की गई थी इन द कोर्ट ऑफ द सीजीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अटैचमेंट, जहां पर वो अटैचमेंट की गई है वहीं कोर्ट में जो आके वो क्लेम और ऑब्जेक्शन कर सकता है। एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उसकी इंक्वायरी होगी। प्रोवाइजो कहता है कि इफ इट इज प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ सीजीएम, कोर्ट ऑफ सीजीएम है, ही में मेक इट ओवर द डिस्पोजल ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, वो क्या कर सकता है? किसी और अपने लोअर जो सबऑर्डिनेट है उसको भी वो डिस्पोजल के लिए कह सकता है। एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड, चाहे पूरा या पार्ट में अगर डिसअलाउड हो जाता है बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के पीरियड में एक सूट फाइल कर सकता है अपने राइट और क्लेम के लिए, बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इफ एनी द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव, पर उस सूट के रिजल्ट के हिसाब से जो ऑर्डर होगा वो कंक्लूसिव माना जाएगा। कहने का मतलब है स्टार्टिंग में जब प्रॉपर्टी अटैच की गई फिर 6 महीने का टाइम है, अब क्या है 1 ईयर का टाइम दिया गया है। अगर मान लो उसके खिलाफ कोई ऑर्डर आ जाता है, उसके फेवर में नहीं आता, और वो जो ऑर्डर आएगा फाइनल जो सूट का वो क्या कंक्लूसिव माना जाएगा, उसको किसी प्रकार से आगे रिबट नहीं किया जाएगा। अब बात करता है सेक्शन 85 जो बात करता है रिलीज की। मान लो क्लेम ऑब्जेक्शन लग गया और या मान लो यहाँ पर अब वो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो वहां पर कोर्ट में आ जाता है, तो फिर इस प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा और या सेल कर दिया जाएगा, इसको वापस टैक्स प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दिया जाएगा, तो वो सारा का सारा 85 में है। ये बात करता है 85 कहता है if the proclaimed person appears within the time specified, प्रोक्लेमेशन में जो टाइम था उस प्रोक्लेमेशन के टाइम के साथ वो पहुंच जाता है, the court shall make an order releasing। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी रिलीज कर रहा है? देखिए सबसे पहले तो 81 के अंदर 82 के अंदर ये था कि वो प्रोक्लेम करेगा, लेकिन हमने 83 में ये भी देखा कि अगर मान लीजिए ये डर है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है तो हम प्रोक्लेम के साथ साथ उसको अटैच भी कर देंगे प्रॉपर्टी को। उस मामले में जो टाइम पीरियड था 30 दिन के अंदर अंदर प्रोक्लेम पर्सन पहुंच जाता है तो वो प्रॉपर्टी जो उसकी रिलीज हो जाएगी, उसको छोड़ दी जाएगी। इफ द प्रोक्लेम पर्सन डज नॉट अपेयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, अगर वो नहीं पहुंच पाता है, द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो है डिस्पोजल हो सकती है, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड। जब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके अंदर अपने कब्जे में ले लेगी, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड until the expiration of 6 month date of attachment। डेट ऑफ अटैचमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर उसको नहीं डिस्पोज करेगी, बल्कि 6 महीने का वेट करेगी, क्योंकि 6 महीने का टाइम है ना कि कोई भी व्यक्ति क्लेम और ऑब्जेक्शन कर सकता है। और एंड अंटिल एनी क्लेम प्रेफर टू ऑब्जेक्शन एंड 84 में, या मान लो किसी ने क्लेम और ऑब्जेक्शन कर दिया है, लेकिन अगर उसका फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद ही जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है, अदरवाइज वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास ही तो पावर होगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के उसी टेरिटरी के अंदर तो वो होता है। अनलेस इट इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, उस मामले में स्टेट गवर्नमेंट जल्दी से उसको सेल कर सकती है जहां पर बेनिफिट ऑफ द ओनर हो, कि वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो नेचुरल डिके है, जो प्राकृतिक तौर पर खत्म हो सकती है, उस मामले में जल्दी से उसका डिस्पोजल कोर्ट जो स्टेट है वो कर सकती है। अगला प्रोविजन कहता है विद इन 2 years, 2 साल के अंदर अंदर डेट ऑफ अटैचमेंट के, एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्पोजल कर रही है अंडर सबसेक्शन 2 अपीयर्स वॉलंटरली आ जाता है और अप्रीहेंड बिफोर द कोर्ट, और जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी, और द कोर्ट और टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट एंड प्रूव्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ सच कोर्ट शुड नॉट अब्सकॉन्ड, और वो ये कह देता है कि वो दोबारा से नहीं भागेगा और अपने आप को नहीं छुपाएगा, तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वारंट का हो चुका है, तो उस मामले में ही हैड नॉट सच नोटिस, को प्रोक्लेमेशन का उसे नोटिस ही नहीं मिला था, तो उस मामले में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है उस प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जा सकता है उस व्यक्ति को। कि मान लीजिए सफिशिएंट रीजन है, एक तरीके से रिस्टोरेशन हो जाएगा, यहाँ पर रिलीज नहीं रिस्टोरेशन हो जाएगा, वापस उसी व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा। अगर उस व्यक्ति के जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था वो अगर 2 साल के अंदर अंदर कोर्ट में आके ये बात कह देता है कि अभी भी जो प्रॉपर्टी है डिस्पोजल पर है स्टेट गवर्नमेंट की, अभी तक डिस्पोज नहीं हुई है, और वॉलंटरी अपील होकर कह देता है कि वो उसको ना तो किसी प्रकार का नोटिस मिला था और ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, और वो उसको कोज को जो है एक्सप्लेन कर देता है, तो उस मामले में प्रॉपर्टी जो है वो उसको डिलीवर कर दी जाएगी, वो क्या हो जाएगा, रिस्टोर बैक हो जाएगा। तो ये बात कर रहा है 85। तो 82, 83, 84, 85 ये चारों इंपॉर्टेंट है। 86 और देख लेते हैं। अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन, मान लीजिए रेस्टोरेशन के लिए वो अपने आप का सफिशिएंट ग्राउंड दे रहा है, लेकिन उस पर भी उसकी प्रॉपर्टी को 85 के तहत नहीं छोड़ा गया, हु इज अग्रीव्ड है, डिलीवरी करने से उस प्रॉपर्टी को मना कर दिया गया है, तो वो क्या करेगा, जो फर्स्ट मेंशन कोर्ट है, मान लो सीजीएम है, तो उसकी वो अपील करेगा सेशन में, तो इस प्रकार से वो उसकी अपील भी कर सकता है। तो ये प्रोविजन थे हमारे प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट के रिगार्डिंग। अब इसके साथ साथ हम 3-4 प्रोविजंस और हैं, उसको भी हम साथ साथ कवर कर लेते हैं, जिससे क्या है कि हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अब बात कर रहा है अदर रूल्स की। ये बात करता है इश्यू वारंट इन लियोन ऑफ और इन एडिशन टू सम्मन। मान लो सम्मन इश्यू कर दिया किसी व्यक्ति को और ये लगता है कि वो व्यक्ति भाग सकता है और वो सम्मन को ओबे नहीं करेगा, उस मामले में अरेस्ट वारंट भी इश्यू किया जा सकता है। कोर्ट में मे वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, इन एनी केस इन विच इट इज एम्पावर्ड बाय दिस कोड, इस कोड से एम्पावर्ड है टू इश्यू ए सम्मन फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति की अपीयरेंस के लिए इश्यू कर सकता है सम्मन को। आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन, रिकॉर्डिंग करेगा रीजंस को, वारंट कर देगा उसके अरेस्ट का। इफ आइदर बिफोर द इश्यू ऑफ सच सम्मन और आफ्टर द इश्यू ऑफ द सेम बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर अपीयरेंस द कोर्ट, रीजन लगता है कि वो भाग सकता है, उस मामले में करेगा इश्यू वारंट। और इफ एनी सच टाइम ही फेल्स टू अपीयर, अगर वो सम्मन के बाद नहीं आ पाता तो उस मामले में भी वो क्या कर सकता है, रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है किसी प्रकार का, तो उस मामले में भी वो वारंट इश्यू कर सकता है, रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं होने पर भी। 88 बात करता है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। When any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summon or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute, उस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा विद और विदाउट श्योरिटी, बिना और श्योरिटी के साथ या उसके बिना। उसके बाद क्या होगा, फॉर हिज अपीयरेंस की उसका बॉन्ड इसलिए भरवाया जाएगा कि इन फ्यूचर वो जो है फर्दर जब भी ट्रांसफर होता है कोई ट्रायल कहीं किसी कोर्ट में, तो वो वहां पर भी अपने आप को पेश करवाएगा। अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का ब्रीच हो जाता है तो उस मामले में नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इश्यू किए जाते हैं। अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड, व्हेन एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय एनी बॉन्ड टेकन अंडर दिस कोड टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट डज नॉट अपीयर, द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन सच कोर्ट में इश्यू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम,
कि उसके बाद जो है वारंट इशू करेगा कोर्ट। ये वारंट जो होगा वो नॉन बेलेबल वारंट होगा, इसमें बेल नहीं मिलेगी, कोर्ट में आना पड़ेगा। प्रोविजन टू दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल समन और वारंट के केसेस में, वारंट ऑफ अरेस्ट के केसेस में ये चैप्टर जो है एप्लीकेबल होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। The provisions contained in this chapter relating to a summons and warrant and their issue, सर्विस एंड एग्जीक्यूशन सेल, यही जो कह रहा है कि सेक्शन 90 जो है पूरी तरह से इस पर एप्लीकेबल होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपने आज का ये लेक्चर जो है प्रोक्लेमेशन के रिगार्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए क्योंकि वो भी इससे जो है काफी बेनिफिट्स ले सकते हैं। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।